नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम क्लास 12 की चैप्टर 14 को पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पार्ट 3, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर रह जाएगा, चैप्टर 15, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो इस लास्ट पार्ट को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम पहली स्लाइड्स में जो हम पढ़ चुके थे वो था यहाँ तक, भाई डायरेक्ट एक्शन जब हुआ था। तो उसके बाद अब है 16 अगस्त को, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम 1930 में हमने देखा था उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। 1933 में पाकिस्तान नाम जिसने दिया था चौधरी रहमत अली, ये उसका नाम है। 37-39 में ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को मिली थी 7 प्रोविंसेस में सीट, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम के साथ कोऑपरेट करने को, मतलब जॉइंट गवर्नमेंट बनाने को मना कर दिया था। और उसके बाद मुस्लिम्स को लगा कि भाई मुस्लिम लीग हमारे लिए भला सोच सकती है। 40 में फिर मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने ऑटोनमस स्टेट की डिमांड की थी। और उसके बाद इन्होंने फिर पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी थी डायरेक्ट। 46 में जो इलेक्शन हुए थे, मतलब आज़ादी से एक साल पहले, उसमें कांग्रेस को जगह मिली थी और मुस्लिम को भी अपनी सीटों पर, रिजर्व सीटों पर फुल जगह मिल गई थी, पूरी सारी की सारी सीट मिल गई थी। तो देखो, 37 में और 46 में एक साल बाद जो इलेक्शन हुए उसमें इतना डिफरेंस आ गया था और मुस्लिम लीग फिर पावरफुल हो गई थी। मार्च जून में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें उन्होंने ABC ऐसे 3 पार्ट दिखाए थे इंडिया के, जो कि फिर बाद में फेल हुआ। और उसके फेल होते ही अगस्त में, जून जुलाई और अगस्त है ना, अगस्त में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन पाकिस्तान के लिए सीधा डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान दो नहीं तो हम दंगे करेंगे, ऐसा ऐसा। और एक साल पहले यानी कि वॉयलेंस बहुत जगह शुरू हो गया था और चलता रहा था फिर। और मार्च 1947 में कांग्रेस ने सेपरेट नेशन की डिमांड फिर फाइनली एक्सेप्ट करनी ही पड़ी दंगों को देखते हुए, मार्च में 1947 में। और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने बाद फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो ही गए थे। और उसी समय ब्रिटिश लोगों ने उसके बाद से, मार्च के यहाँ से बाद से ही दंगे और ज्यादा होने शुरू हो गए थे। और जैसे ही आया जब इंडिपेंडेंस वाला दिन, तब तो फिर मतलब आपको पता ही है क्या हुआ था। और ब्रिटिश ने मार्च से ही क्विट करना शुरू कर दिया था कि भाई इससे पहले हम मरे। ऐसा था कि ब्रिटिश 6 या 7 ब्रिटिश लोग ही मुश्किल से मारे गए थे बस इन दंगों में। ऑब्वियसली वो इसीलिए प्लान कर रहे थे पहले से भागने का ही, भाग लो अब तो हम मरेंगे नहीं तो। जैसे कि अभी अफगानिस्तान से इंग्लिश लोग भाग गए थे और अब अफगानिस्तान का हाल आपको पता है। 14-15 अगस्त 1947 को फिर नेशन आजाद हो गया था। तो अब हम पार्ट थर्ड जो है उसको देखने वाले हैं। ऐसा रिवीजन देखते हैं तो दिमाग और अच्छा काम करना शुरू कर देता है, क्या हम पढ़ रहे थे और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मार्च 47 में लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, मार्च में ऑब्वियसली दंगों तो देखते हुए इन्होंने टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली थी कि अब तो पार्टीशन को टाला नहीं जा सकता है। मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू सिख मेजोरिटी ये पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। मेथड वॉज रिमांडेड फॉर बंगाल ऑल्सो, ऐसे ही बंगाल वाला पार्ट भी जहाँ पर मुस्लिम है वो भी अलग हो जाएगा। लीडर्स ऑफ हिंदू एंड सिक्स बिलीव दैट पार्टीशन वाज नेसेसरी एविल, ये आना ही था, हम इसको टालने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन अब ये होना ही है। डिक्टेटेड बाय द मुस्लिम लीग एंड इट्स मेजॉरिटी, भद्रलोक हिंदूज इन बंगाल डिमांडेड दैट पावर शुड रिमेन विद देम ड्यू टू fear of the Muslim majority in the Bengal. They felt that the partition was the only solution for political dominance. तो इसलिए बंगाल का भी पार्टीशन हो, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाए ताकि हमारे पास अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस रहे हमको, क्योंकि मुसलमानों से खतरा है, ऐसा सोच रहे थे। तो ये जो लाइन डिवाइड हुई थी 15 अगस्त को, तो डिक्लेयर कर दिया भाई हम आजाद हैं। लोगों को पता ही नहीं था तब तक कि भाई हमारा बॉर्डर कहाँ है, इससे इस तरफ हमें, इससे इस तरफ, वो लाइन ही पता थी, बस भागे जा रहे थे। और इसीलिए और ज्यादा ये चीज हो गई थी, जबकि अंग्रेज को ये चीज पहले कर देनी चाहिए थी। तो इन्होंने किया कब था, 17 अगस्त को। सर रेडक्लिफ थे जिन्होंने ये लाइन बताई थी कि भाई जो नए बॉर्डर्स है, ऑफिशियल बॉर्डर्स है, वो कब होंगे, वो डिक्लेयर 17 अगस्त को किए थे। और इसलिए रेडक्लिफ लाइन इनको बोली जाती है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है, जो सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी। ठीक है, तो ये लाइन
17 अगस्त को आई थी, लोगों को तब पता चला था कि हम इस लाइन के आर पार नहीं जा सकते हैं। वो लाइन लोगों को तो फिर और भी ऑब्वियसली लोकल लोगों को तो काफी टाइम लगा होगा ये पता होने में, ये लाइन एक्चुअली है कहाँ, कोई लाइन धरती पर तो नहीं खींची गई है ना। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट विटनेस कम्युनल किलिंग एंड अदर एट्रोसिटीज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब क्या क्या हुआ था तब फिर, ये जो दंगे होते आ रहे थे 1 साल से, वो इस समय पर कितने ज्यादा हुए थे। पीपल अपील टू ब्रिटिश फॉर हेल्प एंड लेटर वाज नॉट, ब्रिटिश हेल्प के लिए तैयार नहीं थे, नॉट विलिंग टू टेक डिसीजंस एंड इंटरवेन, अपने हाथ मतलब अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे कि हम को इन दंगों का जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि असली जिम्मेदार तो ब्रिटिश ही थे। पहली तो सर उन्हीं की आएगी, बाद में हिंदू या मुस्लिम जिसको भी लोग माने अपनी अपनी समझ के हिसाब से। एडवाइज द पीपल टू कांटेक्ट गांधी, ब्रिटिश ने बोला कि भाई गांधी के पास जाओ, जवाहर के पास जाओ, नेहरू के पास जाओ, मतलब वल्लभ भाई पटेल के पास जाओ या जिन्ना के पास जाओ, जहां तुमको सेफ लगता है कि तुम्हारी जान बचे वहां जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। लीडर्स एक्सेप्ट गांधी वर बिजी विद द नेगोशिएशंस रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। और ऑब्वियसली मार्च से ही अपने काफी तो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके उसमें हो गए थे कि भाई अब तो मार्च में ही डिसाइड कर लिया था ब्रिटिश ने, हम तो जा रहे हैं भाई, हम अगस्त में चले जाएंगे। ब्रिटिश ने बता दिया था मार्च में कि हम तो अगस्त में जाने वाले 5 महीने बाद, तो इस तब तक आपको कैसा इंडिया चाहिए ये आप खुद ही डिसाइड कर ले, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और क्या बनाए वो। ऑब्वियसली ये तो पहले करना ही पड़ेगा उनको। तो ज्यादातर लीडर्स इन बैठकों में इनमें बिजी थे, नेगोशिएशंस में बिजी थे, एक दूसरे के आसपास। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हिंदू, जैसे इंडिया में जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, आरएसएस है, हिंदू महासभा है, वो ऑब्वियसली रिलीफ कैंप और इन चीजों के लिए काम कर रही थी, जबकि नाम यहाँ पर सिर्फ गांधी जी का ही क्यों दिया है, ये मुझे गलत लगा। While people were in fear of losing their lives and property, the British officials were busy in quitting India. Even Indian soldiers and policemen came to act as Hindus and Muslims or Sikhs, मतलब जो obviously पहले ब्रिटिश के लॉयल पुलिसमैन थे, वो ब्रिटिश तो जा रहे हैं, उनको पता अब ये तो छोड़ के जा रहे हैं, अब हम कौन है, अब हम कौन है, अब हम या तो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, अब हमारी आइडेंटिटी हमको बनानी है, क्या हम हैं। पीपल कुड नॉट सीक एनी हेल्प फ्रॉम द यूनिफॉर्म पुलिसमैन while killings were reaching its zenith. The last viceroy of India, Mountbatten, was given the target of speedy withdrawal. और यही मार्च में जो विड्रॉ करने का, भाई जल्दी से जल्दी निकल जाओ अपने पल्लू झाड़ के, इसका इसे बोलते हैं स्पीडी विड्रॉल, जो इंग्लिश लोगों ने यहाँ से किया था, स्पीडी विड्रॉल अफगानिस्तान से, वहीं यहाँ पर टारगेट ये माउंटबेटन लास्ट वायसरॉय को दिया गया था कि अपने लोगों को जल्दी से जल्दी निकालो यहाँ से, और जो करना है वहां पर टारगेट फिक्स किए थे कि ऐसे ऐसे इन लोगों को डिवाइड करके और वहां से निकलते रहो आपस में, फिर लड़ते मरते खुद रहेंगे। Gandhi's efforts to avoid the killing of people during partition. गांधी took efforts to 77 साल के थे बेचारे, अहिंसा का भी उनको विश्वास था कि लोग उनकी बात मानेंगे, थप्पड़ मत मारो एक दूसरे को दूसरा, है ना। हर्ट्स ऑफ पीपल कुड बी चेंज्ड, और इनको लग रहा था कि भाई हो सकता है मैं लोगों को समझाऊं तो लोग मान सकते हैं और एक दूसरे को मानना बंद कर देंगे। तो उस वक्त यहाँ पर जब हो रहा था, तैयारी कर रहे थे इंडिपेंडेंस की, तब गांधी जी नौखली में थे, बिहार के विलेजेस में थे, कलकत्ता के स्लम एरिया में गए थे ताकि लोगों को बोले मत मारो एक दूसरे को। अक्टूबर 1946 में ईस्ट मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल टारगेटेड हिंदूज, तो उस जगह के एरिया पे भी ये गए, नॉट टू अटैक एंड श्योर द सेफ्टी ऑफ द हिंदूज। विजिटेड दिल्ली, दिल्ली में आया क्योंकि दिल्ली में तो मुस्लिम और हिंदू ऑब्वियसली इक्वली रहते हैं, तो दिल्ली का तो कोई विभाजन होना है नहीं, तो यहाँ पर लोगों को समझाने आए। उनको लग रहा था कि भाई ऐसी मार काट में मेरी आवाज ऐसी है कि किसी को सुनाई ही नहीं देगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो उन्होंने करना ही था, क्योंकि पार्टीशन के आइडिया को वो अपोज कर रहे थे और अहिंसा के अपने विश्वास पर अब भी कायम थे, ना मारे लोग एक दूसरे को। विलेजेस ऑफ नोआखली होप फॉर अ ग्लिम्स ऑफ महात्मा गांधी, ये भाई महात्मा गांधी को देखने आए हैं कि वो आ गए हैं, अब तो मारकाट बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि अहिंसा कोई एक वो नहीं है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा का जो चैप्टर है ना, वो लोगों को एक तरफा ही पढ़ाया, ये जो अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे की लाइन लोगों को बताई ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अगर अपनी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म ही होगा। पर हिंसा
किसी एक हाथ की ताली तो है नहीं कि भाई एक अहिंसा का पालन करता रहे और एक हिंसा का पालन करे, तब तो नहीं होगा ना। Villages of riot torn village awaiting the arrival of Mahatma Gandhi. Conditions of women at the time of partition, recovering women raped, abducted, sold, forced to settle down to a new life with strangers. मतलब इनके अपने तो खो गए थे, अब ये जहां पर भी पहुंची अकेली, तो जिनके साथ भी काफी लोग अकेले थे, औरतें कुछ आदमी अकेले कुछ औरतें अकेली हैं, तो उन्होंने मिलकर एक साथ एक जिंदगी बसा ली। तो नए लोगों के साथ जिंदगी बसाना कैसा रहा होगा। न्यू फैमिली बॉन्ड्स बनाने ऐसे अजीब से सर्कमस्टेंसेस में जाकर उनको पता ही नहीं है कहाँ है, मतलब बीहड़ से उसमें घूम रही है। इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स वर insensitive टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स, टॉर्न देम अवे फ्रॉम देयर न्यू रिलेटिव्स। भाई बाद में ये भी अभियान चले कि भाई जैसे हमारी भाई वो रिलेटिव तो इंडिया में ही रह गया है, उसको तो लाना पड़ेगा, वो बल्कि एक नई फैमिली बॉन्ड बना चुका है, तो वहां से अब उसको उठा के लाया जा रहा है कि अब तुमको वो कहाँ रहेगा, उसको तो यहाँ पर भी फैमिली बन गई है, वहां पर भी फैमिली है। तो इन चीजों से गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने तो बस अपने टारगेट जो दिए थे वो पूरे करने थे। एंड सेंट बैक टू देयर अर्लियर फैमिलीज और लोकेशंस, ऐसे काफी थे। इस चैप्टर में ही है एक इस तरीके की कहानी है जो सनी देओल की वो पिक्चर है ना, वैसी एक कहानी इस चैप्टर में भी दी गई थी, मैंने बस शामिल नहीं की। दे डिड नॉट कंसल्ट द कंसर्न्ड वुमेन, मतलब लोगों से नहीं पूछा वो कहाँ रहना चाहते हैं, बस अपने टारगेट पूरे किए, भाई हमने तो लोगों को पहुंचा दिया बस उनके पुराने घर पे जगह पे, जबकि वो लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो क्यों उनके पीछे पड़े हो। दे डिड नॉट कंसल्ट द कंसर्न्ड वुमेन, अंडरमाइनिंग देयर राइट्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन लाइव्स। प्रिजर्विंग ऑनर, ये भी काफी मारकाट के टाइम पे हुआ था। फॉर प्रिजर्विंग कम्युनिटी ऑनर, men killed their women, wives, sisters, daughters in their period of extreme physical and psychological danger. Women forced their women to commit suicide to save them from falling into the hands of enemies. तो उनको पता था कि भाई रेप और ये सिर्फ सेक्सुअल हेरेसमेंट नहीं होता है, कैसे औरतों को तड़पाकर रेप, मतलब कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है कि किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि रेप करना है तो तुम चुपचाप पड़े और होने दो रेप, तुम्हारा क्या, वो रेप करके चला जाएगा, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। ये रियलिटी नहीं है, ये पता है लोगों को कि कैसा उनको फिजिकली भी टॉर्चर होना पड़ता है, पेन सहना पड़ता है, और बाद में उसको मार के चले जाते हैं टॉर्चर करके पूरा। बहुत इतना पेन कौन कैसे झेल सकता है। तो इसीलिए बस एक ही झटके में, इसीलिए आदमियों को लगता था कि वो कैसे अपने बच्चियों को, अपने जिनको वो इतना प्यार करते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि वो बाद में इतना दर्द कैसे सहन करेगी। तो एक ही झटके में बस उसको मार दिया, ताकि पता है अब हम इसको बचा नहीं पाएंगे तब। क्योंकि मैंने भी एक इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट अपना सुना था एक रिलेटिव से, जिन्होंने बताया था कि हम इस गांव में आए थे तब कैसे बच के आए थे। अपनी औरतों को हमने घास फूस के नीचे छुपा कर रख दिया था, और बाद में ऐसे छुपा छुपा कर वहां से लाए थे गाड़ी में, पूरा कचरा और घास के नीचे उसको दबा दिया था, कपड़ों के नीचे और अपने सामान के बीच में, कि लोगों को ये पता ना चले कि इनके साथ औरतें भी, और ऐसे हम छुपते छुपाते वहां से बच के आ गए थे। बस हाथों में तलवार और क्या क्या जो भी चीजें थी वो लेकर भी साथ में थे, कि सिर्फ आदमी देखेंगे तो शायद हमसे ना भी लड़े, ऐसे करके बचते आए थे। तो ऑब्वियसली उनको भी चिंता थी इस चीज की। Regional variations. The impact of partition was more in the northwestern part of the subcontinent. Communal carnage occurred in Calcutta and Noakhali in 1946. The partition was most bloody and destructive in the Punjab. ऑब्वियसली जहां पर बॉर्डर और जहां पर लोगों को क्रॉस होना था, तो एक दूसरे को मारते मारते क्रॉस हो रहे थे। From Punjab, Hindus and Sikhs migrated into India and Punjabi speaking Muslims moved towards Pakistan. Muslim families of UP, Bihar, Madhya Pradesh, Allahabad, Hyderabad, and Andhra Pradesh migrated to Pakistan during 1950s and early 1960s. तो ये जो सेंट्रल इंडिया में जो मुस्लिम फैमिलीज रह रही थी, जिनको पाकिस्तान जाना था, उस समय पर तो नहीं जा पाए, और इसीलिए सिक्योर भी रहे क्योंकि वो उस वक्त मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रह रहे थे, मतलब एक झुंड में इकट्ठा सुरक्षित रह रहे थे। तो बाद में उनको टाइम लगा
ये जो माइग्रेशन है ये सिर्फ पार्टीशन के दिन पे नहीं हुआ था, ये 1950s 60s बाद तक चलता रहा था। सम ऑफ द फैमिलीज चूज टू रिमेन इन इंडिया, उनको कुछ फैमिलीज को लगा कि भाई अब हम घर बार छोड़ना इतना आसान है नहीं ना। उनकी निष्ठा चाहे पाकिस्तान की तरफ हो चाहे इंडिया की तरफ हो, फाइनली तो उनको सबसे प्यारा तो अपना घर है। तो उनको लगा कि भाई हम अपनी कम्युनिटी में यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पूरा गांव का गांव हम मुसलमान हैं, तो अब तो सब शांत हो गया, तो हम यही रह जाते हैं, अब हम यहीं पे रह जाते हैं। तो उन्होंने अपना घर छोड़ा नहीं। Most these Urdu-speaking people, known as Muhajirs, migrants in Pakistan, moved to the Karachi, Hyderabad region in Sindh. जबकि कुछ को लगा कि भाई धीरे धीरे पहुंच के वो पाकिस्तान की तरफ पहुंचे, उनको लगा कि भाई हमारे हकों को वहां पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो हैदराबाद कराची रीजन सिंध के आसपास के रीजन तक वो वहां पर चले गए थे। इन बंगाल हिंदूज रिमेन्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, ऐसे ही बंगाल भी की तरफ भी, मतलब इस तरफ वाला पाकिस्तान जो बना था, ईस्ट वाला पाकिस्तान, उसमें भी यही था। बंगाल भी दो पार्ट में हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो इस तरफ मुस्लिम थे और इस तरफ हिंदू रहने थे, जबकि फिर भी यहाँ पर कुछ लोग रह गए थे, मतलब ऑपोजिट एरियाज में भी हिंदू मुस्लिम रह गए थे। बंगाली मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान रिजेक्टेड जिन्ना टू नेशन थ्योरी थ्रू पॉलिटिकल एक्शन। द रेफ्यूजी कैंप else everywhere overflowed with people who needed not just food and shelter but also love and compassion. चले, तो ये था पाकिस्तान, जहाँ पर 1.6% मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स अभी भी थे। इंडिया में, मतलब ये है 1951 का सेंसस है ये, जनगणना। इंडिया में 10% अभी भी मुस्लिम थे, और सेम ऐसा बांग्लादेश में यानी ईस्ट पाकिस्तान में 22% नॉन मुस्लिम्स थे उस समय पे। लेकिन अभी की देखा जाए तो पाकिस्तान में ये पॉइंट तक आ गए हैं नॉन मुस्लिम्स, बांग्लादेश में भी ऐसे ही बहुत नीचे नॉन मुस्लिम्स आ गए हैं, और इंडिया में जबकि मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है, अभी माना जाता है कि 30% मुस्लिम्स है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये तो सेंसस है, रियलिटी तो कुछ और ही है, जो घुसपैठी है उनको तो गिना ही नहीं गया। एक्चुअल में इंडिया में 40% से भी ज्यादा मुस्लिम्स है। तो ये पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स की संख्या घटती चली गई, और सेक्युलर इंडिया में मुस्लिम्स की संख्या बढ़ती चली गई है। Faces of Despair, a massive camp was set up in Purana Killa in 1947 as migrants came pouring in from different places. हेल्प ह्यूमैनिटी हार्मनी, काफी सारी स्टोरीज थी जहां पर एक दूसरे को लोगों ने मार काट करने की बजाय एक दूसरे को सहायता भी दी, एक दूसरे की हेल्प की। जैसे खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे जिन्होंने काफी हेल्प किया लोगों को, दिन रात फूड शेल्टर प्रोवाइड किया, काफी सारे माइग्रेंट्स चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। तो जिन्होंने हेल्प किया वो रिलीजन देख के नहीं किया है। रेजिडेंट्स ऑफ धर्मपुर हैड डेवलप्ड द के, तो ऐसा सिर्फ ह्यूमैनिटी हेल्प करने वाले अकेले गांधी ही नहीं थे, काफी इंडिविजुअल लोग भी थे और काफी सारे संगठन भी थे जो अभी भी उस चीज पर विश्वास करते थे, मतलब शांति, जल्दी से जल्दी ये मार्केट बंद हो और शांति स्थापित हो जाए। रेजिडेंट्स ऑफ धर्मपुर, जैसे कि एक और एग्जांपल है ओरल हिस्ट्री। अब ये जो हिस्ट्रीज हैं हमने जो पढ़ा है वो पूरा हिस्ट्री, इसमें ज्यादातर हमारे पास ओरल हिस्ट्रीज हैं। जो ये पार्टीशन के डॉक्यूमेंट है, सेशन हुए, इनकी तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह से मिल गई, लेकिन हुआ क्या ये किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा है कि कौन मरा, क्या जिया, किसके साथ हुआ, ये सारी ओरल हिस्ट्रीज है। तो ये एक्सपीरियंसेस लोगों के बताती है। स्ट्रेंथ ऑफ ओरल हिस्ट्री क्या है? एक्सपीरियंस बताती है, डिटेल में मेमोरीज बताती है लोगों की क्या क्या हुआ था। जैसे मेरे पास भी काफी सारे हैं, पर मैं क्या करूंगी शेयर करके। Write richly textured, vivid accounts. Impossible to extract this kind of information from government documents. है ना? Accounts of the women in Thua Khalsa जैसे कि एग्जाम्पल है। Oral histories describe the day-to-day experiences of people. गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो negotiations between British and the political parties, oral histories, experiences of the people शेयर करती है, experiences of a trader, जैसे कि एग्जांपल है पाकिस्तान के एक ट्रेडर का एग्जांपल है, वगैरह वगैरह, वो क्या बताता है यहाँ पे।
broaden the horizon of disciple, experiences of poor and powerless जो है, तो अलग अलग तरीके के लोगों का एक्सपीरियंस इसमें होता है, सिर्फ एक फिक्स कम्युनिटी का नहीं है। स्टोरी ऑफ a refugee जैसे कि एग्जांपल है, selling the gunny bags in which the wheat came। लिमिटेशंस ऑफ ओरल हिस्ट्री, अब इसके लिमिटेशंस हैं कि कंक्रीट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बता पाती है, कि लोगों ने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसको दिन समय शायद नहीं भी पता हो। ईच एक्सपीरियंस, हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक है, किसी को लगा कि भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ, किसी को लगा कि फिर भी हमारी किसी ने हेल्प कर दी, तो एक्सपीरियंस भी सब अलग अलग है। लार्ज पिक्चर कैन नॉट बी बिल्ट फ्रॉम माइक्रो एविडेंस, irrelevant to the unfolding of large process of history, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम या किसी दिन या किसी कुछ घंटों या फिर किसी छोटे टाइम पीरियड के बारे में है, कोई बड़ी हिस्ट्री को नहीं अनफोल्ड कर सकता है। डिफिकल्ट टू लोकेट द पीपल, कई बार लोगों को लोकेट करने में मुश्किल हो सकती है। डिफिकल्ट टू रिट्रीव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो किसी के पास सिर्फ उस चीज का एक ही पहलू है, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे लोगों को पता कि भाई मारकाट हुई, तो उससे पहले और बाद में अचानक से क्या हो गया, हाँ कहाँ गए, क्यों गए, ये उनको पास ना भी हो वो इंफॉर्मेशन, तो ऐसा इसके लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस भी खत्म हो गई, चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो गया है हमारा। इसके बाद बस लास्ट चैप्टर क्लास 12 का रह जाएगा, 15 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी नोट्स आपको कैसे लगते हैं, कितना हेल्प करते हैं, क्या आपको अच्छे से आपके समझने में और नोट्स मेकिंग प्रोसेस में। और प्लीज़ मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं आती है या कोई कमी लगती है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कि मुझे और बेहतर तरीके से क्या चीज़ मुझे समझाने में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बना नहीं जाइएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं।